हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आप मुझे जानते ही हैं, मैं तरुणा भारद्वाज, आपकी ज्योग्राफी फैकल्टी। और आज आपको कराऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको किसी भी वन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। वो आप CHSL दें, CPO दें, MTS एग्ज़ाम दें, कोई भी आप एग्ज़ाम दें, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं वैसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और किसी को बहुत जल्दी रिवीजन करना है तो हमारी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको सारे के सारे बैच मिलेंगे जो कि हमने यहाँ पर पढ़ाए हैं, जैसे SSC गारंटीड बैच, GD एग्ज़ाम के लिए, CPO के लिए, MTS के लिए, सारे बैच के लिए हमने कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर थ्योरी वाली भी दी हुई हैं। तो आप जाइए, उस पर रिवीजन आप कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को तो बुलाकर लेकर ही आएंगे और पूरी क्लास पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड क्लास भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हर क्लास का PDF लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। तो देखो, इंडस्ट्री जो लगती है बच्चों, ज़्यादातर वो कहाँ पर लगती है, जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, जहाँ पर कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे आप देखिए, ये हमारा भारत है। भारत के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग मिलता है, इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। और जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसको हम बोलते हैं भारत का रूर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। इस हिस्से में लोहा इस्पात उद्योग सभी यहीं मिलेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल में कपास होता है, और इसीलिए यहाँ पर जितने भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, इसी वाले हिस्से में मिलती हैं। अगर हम भारत के इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में एलुवियम सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, वहाँ पर गन्ना अच्छा मात्रा में पैदा होता है। तो जितनी भी शुगर मिल है वो आपको यहीं मिलेंगी। थोड़े से इस हिस्से की बात करूँ, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जूट से रिलेटेड उद्योग मिलेंगे, इंडस्ट्री मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो आपने देखा, थोड़ा थोड़ा ओवरऑल आपने समझ लिया कि हमने वहीं पर इंडस्ट्री लगाई हुई है जहाँ पर हमें उनका कच्चा माल मिलता है। ठीक है, लेकिन हम सनराइज इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? लोहा इस्पात को बिल्कुल नहीं बोलते, ना कपास को बोलते, ना ही चीनी और कॉफ़ी को, क्योंकि ये सब वहीं पर लगेंगे जहाँ पर इनका कच्चा माल मिलेगा। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये कहीं पर भी लग सकते हैं, जरूर इनका जहाँ कच्चा माल मिले वहीं पर, ये मार्केट में भी लग जाते हैं। आप लोहा इस्पात वाली जो इंडस्ट्री, आप उसको मार्केट में नहीं लगा सकते, आप कहीं बाहर ही लगाओगे इसको, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस वाली इंडस्ट्री को मार्केट में नहीं लगा सकते हैं। जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं तो उसको हम लगा सकते हैं मार्केट में भी। और जो इसका सनराइज, मतलब एक तरह से सूर्य उगता जा रहा है, तो इसका एक क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, क्योंकि जो बेंगलोर है उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। तो सनराइज इंडस्ट्रीज आपको साउथ में मिलती हैं, वैसे पूरे भारत में भी आजकल ये होने लगे, तभी इसका नाम हमने सनराइज रखा। दूसरा कारण इसका, ये कहीं पर भी लग सकती हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ इसका कच्चा माल है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल मार्केट में मिलता है। इसलिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, भारत में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है? विच इज ए पोर्ट इन इंडिया हैविंग ए फ्री ट्रेड जोन। तो पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह क्या होते हैं? पोर्ट ज़्यादातर तटों पर बनाए जाते हैं, जिससे कि हम क्या करें, जितना भी भारत में माल तैयार हुआ या भारत के पास जो भी एक्स्ट्रा माल है उसको हम यहाँ से विदेशों को भेज सकें, और जो हम विदेशों से माल लेकर आए इन पोर्ट पर ही हम उसको उतार सकें। तो पोर्ट पर शिप खड़े होते हैं, शिप के लिए वहाँ पर ईंधन होता है। यहाँ पर जैसे आप देखें, रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है, जो सड़क या आपका सड़कें हैं वो बस स्टैंड पर, जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट पर, सेम वैसे ही आपका जो पोर्ट है, पोर्ट पर क्या होते हैं, शिप खड़े होते हैं और माल का लदान होता है, उसमें माल को उतारा जाता है। तो ज़्यादा तटों पर ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह है? मुक्त मतलब खुला हुआ एक तरह से, तो वह आपका कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में।
गुजरात में कांडला बंदर वो मुक्त व्यापार वाला है। पारादीप कहाँ पर है? ओडिशा में। पारादीप बंदर कहाँ है आपका? ओडिशा में। तूतीकोरिन कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में, जो कि दक्षिण भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट है आपका। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लाइज्ड? तो बच्चों जो वैसे तो अगर हम देखें जो बॉम्बे हैं, बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। जो सूरत है ये भी गुजरात में, कपड़ों के लिए फेमस है आपका। अहमदाबाद, कोयम्बटूर सारे के सारे फेमस है आपका। लेकिन जो सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी वो आपकी की गई थी कोयम्बटूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और सूती वस्त्रों की राजधानी हम बोलते हैं बॉम्बे को। क्वेश्चन है आपका, सूती कपड़ा मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर देखने को मिलेगी? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इज इन। तो ये आपका आंसर बड़ा अच्छा आंसर है, महाराष्ट्र वाले एरिया में, क्योंकि अब एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा कॉटन का, कपास का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सोइल है। ब्लैक सोइल जहाँ पर होगी वो कॉटन के लिए अच्छी होती है, और जहाँ कॉटन होगी, ब्लैक सोइल होगी, वहाँ पर आप कॉटन इंडस्ट्री लगाओगे। और महाराष्ट्र में ही है बॉम्बे। बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी, जैसे कि अभी आपको बताया। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात भी फेमस है कॉटन के लिए ही। दोनों स्टेट पास पास में ही हैं यहीं पर, लेकिन गुजरात में आपका पेट्रोलियम भी निकलता है, इसलिए भी फेमस है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं बच्चों, दक्षिण भारत के राज्यों में गेहूं का और फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो नहीं होता, लेकिन तमिलनाडु स्टेट में होता है। इसलिए हम दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी बोलते हैं तमिलनाडु को। ग्रेन हाउस ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं तमिलनाडु। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक किस लिए फेमस है? एक तो कॉफ़ी के लिए फेमस है, फिर दूसरा यहाँ पर कोलार की माइन है, कोलार खान है, जो कि किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। तो ये कर्नाटक भी फेमस है कॉफ़ी प्लस गोल्ड के लिए। और वैसे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आप सब चाय पीते हैं। टी का जो टेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में भारत की टी का टेस्ट सबसे अच्छा है। तो बताइए चाय सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कहाँ से आती है? कॉफ़ी का आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? इंडिया हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो कुछ चीज़ों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, कुछ चीज़ों को हमें आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी तो ट्रेड बनता है। भाई इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जो व्यापार है वो कैसे चलता है? जो हमारे यहाँ पर चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा जनसंख्या को पूर्ति हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा जो बची हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और जो चीज़ें यहाँ पर नहीं वो इंपोर्ट कर लिया, और जो हम व्यापार करते हैं वो शिप के द्वारा ही करते हैं। तो इसमें से किसमें? लोहा, कोयला, मैग्नीज या फिर निकिल। तो इसमें से आत्मनिर्भरता जो प्राप्त कर ली है वो लोहे के उत्पादन में कर ली है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा, जो ये रीजन है बच्चों, ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर, कौन सा है आपका? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, नागपुर प्लेटू पठार है ये, ठीक है। तो इसमें भारत में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोहा, सोना, कोयला सब कुछ मिलता है, और इसीलिए जितने भी आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं, लोहा इस्पात उद्योग हैं, भारत के इसी क्षेत्र पर लगे हुए हैं। और छोटा नागपुर प्लेटू को हम बोलते हैं भारत का रूर ऑफ इंडिया। रूर कोयले लोहे की खान है जो कि जर्मनी में है, लेकिन भारत में लोहे कोयले की खान कहाँ पर है? यहीं पर। और ये वाला रीज़न वो रीज़न है जिसमें लोहा, कोयला, पानी एक साथ मिलते हैं। और जब भी हम किसी आयरन इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं लोहा, कोयला, क्योंकि आज भी पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो वो कोयला ही यूज़ होता है, और कोयला यहाँ पर है, लोहा यहाँ पर है। आप देखो वैसे तो एनर्जी के रिसोर्स, ऊर्जा के संसाधन बहुत सारे हैं आपके, यूरेनियम भी है, और ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो और जो कोयला है वो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होता है, फ्री में हमें नेचर ने दिया हुआ है। तो आज तक पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी, पूरे वर्ल्ड में भी जो हमने इंडस्ट्रीज लगाई हैं वहीं पर लगाई है जहाँ पर कोयला हो या फिर वहाँ पर लोहा हो। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो लोहा, कोयला, पानी एक साथ है। यहाँ पर महानदी है उड़ीसा में, महानदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, तो यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। तो याद रखना भारत की किस लोकेशन में कौन सी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पर?
मिनरल्स पर, नेचर पर। जैसी नेचर ने जहाँ पर हमें रिसोर्सेज दिए, हमने वैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई। और आप तो जानते क्लाइमेट फिजियोग्राफी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्किन पर, मानव के जो आँखों का रंग है, बालों का रंग है, त्वचा का रंग है, जो आपके यहाँ पर घर की बनती हैं, हमारी फूड जो हैबिट्स हैं, हमारी क्लोथ्स का जो कलर है, सब कुछ डिसाइड करता है क्लाइमेट, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारी फाइनेंशियल चीज़ों को भी, हमारे विचारों को भी, हमारी हर चीज़ को। क्वेश्चन है बेटा, भारत में धारीवाल और लुधियाना शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं? इन इंडिया धारीवाल एंड लुधियाना टाउन्स आर फेमस फॉर। तो धारीवाल और लुधियाना फेमस है आपके ऊनी वस्त्रों के लिए। किसके लिए? वूलन टेक्सटाइल के लिए। पंजाब में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊनी वस्त्र मिलेंगे। यहाँ पर तिब्बत मार्केट भी लगती है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊनी वस्त्र यहाँ पर मिलते हैं। तो सूती वस्त्रों के लिए बॉम्बे और ऊनी वस्त्रों के लिए पंजाब में जो लुधियाना और ये धारीवाल है। रेशमी वस्त्र कर्नाटक वाला एरिया में मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेशम मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, वो कर्नाटक का और असम से ही मिलता है। क्वेश्चन आपका, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन विच मंथ? तो देखो, खरीफ की फसल एक ऐसी फसल है जिसको बोते समय अधिक पानी की और अधिक पोषक तत्वों की और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि खरीफ फसल को काटने का समय क्या होता है? खरीफ फसल सर्दियों में काटी जाती है। मीन्स खरीफ फसल एक ऐसी फसल है जिसको बोते समय अधिक तापमान और काटते समय कम तापमान की ज़रूरत होती है। तो जो खरीफ फसल है, अधिक तापमान का महीना इनमें से देखिए कब है? अधिक तापमान का महीना है इसमें मई और जून, ये काटी जाती हैं। और कम तापमान का महीना इसमें अक्टूबर नवंबर। तो काटने का टाइम है इनका, हार्वेस्टिंग पीरियड अक्टूबर नवंबर। और जबकि बोने का जो महीना है वो है मई जून जुलाई तक भी आ जाता है। वो कुछ किसान के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसकी जो मेन क्रॉप है, बहुत अच्छी जो क्रॉप है, वो है आपका चावल, राइस, वो है आपका गन्ना, ठीक है, ये सब इसकी मेन क्रॉप हैं। बहुत भी हैं। और आपकी रवि फसल ऐसी फसल होती हैं जिनको बोते समय कम तापमान और काटते समय अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि गेहूँ क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है क्योंकि तब कम टेम्परेचर होता है, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है क्योंकि तब हाई टेम्परेचर होता है। और रवि की फसलों को हम बात करें तो चावल, सरसों, जौ, चना, ये सब क्या है? रवि क्रॉप है। जायद की फसलें जो कि जनवरी फरवरी में बोई जाए, मार्च अप्रैल में काट ली जाए, लगातार 4 महीने वाली फसलें होती हैं। इनकी फसलें वहीं आपकी खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा। सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो हमें जैसे गर्मियाँ शुरू हुई, हमें ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और पानी किस में मिलता है? खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये इनमें मिलता है। तो ये हमारी जायद क्रॉप है। और 3 तरह के सीज़न है हमारी भारत में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जितनी भी तिलहन फसलें हैं, ये जो दलहन है, दाल हैं, ये पल्सेज हैं, सबसे ज़्यादा मिलती हैं। कपास एमपी में मिलता है, मक्का आपका राजस्थान वाले एरिया में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट होता है, इसमें सोयाबीन ज़्यादा पूछते हैं, सोयाबीन। तो सोयाबीन को आप याद रखो, सोयाबीन और सभी दालें, कोई भी दाल का नाम आ जाए और सभी दालें आपके एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। और 2023 में तो एमपी ने रिकॉर्ड बनाया है भारत में सबसे ज़्यादा मसाले, स्पाइस का प्रोडक्शन करने में भी। आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले का उत्पादन होता है वो केरल में होता है। और हम केरल स्टेट को ही बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा। क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइस कहा जाता है केरला को। लेकिन 2023 में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? एमपी में। इससे पहले आंध्र प्रदेश था। तो जो फसल है, पॉपुलेशन है, जित कुछ ऐसा डाटा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जो कि चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है। और अपडेट आप किसके साथ रहेंगे? मेरे साथ, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, स्वतंत्रता के समय भारत मुख्य रूप से में क्या प्रचलित था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोविडेंटली इन इंडिया प्रैक्टिस। तो जब स्वतंत्रता के समय भारत में कैसी खेती होती है? खेती के टाइप दे रखे हैं, मिश्रित,
या आपकी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, शिफ्टिंग या सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। तो खेत जब स्वतंत्रता के समय क्या था कि भारत में जो किसान थे वो केवल और केवल अपने जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए ही खेती करते थे। खेती उनका आय का साधन नहीं था। तो जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में जीविका, आजीवन जो उनका ये था, व्यापार उसके लिए नहीं था। और जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि ही किसानों का आय का साधन भी है और निर्वाह वो भी है। लेकिन आजकल तो जो किसान हैं वो भी इंडस्ट्री के लिए भी उत्पादन करने लगे हैं, तंबाकू, कॉफ़ी, बागान, ये सब करने लगे हैं। बागानी कृषि, जब बाग लगाए जाते हैं। मिश्रित कृषि, जब कोई खेत है बहुत बड़ा, उसी खेत में आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और उसी खेत में आप पशुपालन भी कर रहे हो। तो हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर, ठीक है। जब पशुपालन और फसलें उत्पादित साथ साथ की जाए वो मिक्स एग्रीकल्चर है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब जो ट्राइब्स है, जो जनजातियां हैं, वो क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहेंगी, जहां भी जाएंगी वहीं के वनों को काट देंगी और कुछ समय के लिए वहीं पर क्या करती हैं, रहती हैं और वहीं को क्रॉप्स का उत्पादन करती हैं। फिर दूसरी जगह पर जाएंगी, फिर दूसरी जगह वो फसलों को उत्पादित करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ज़्यादातर ये ट्राइब्स करती हैं और ये क्या करती हैं, इससे जो खेत हैं, जो पर्यावरण है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये एनवायरमेंटल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ट्राइब्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वनों को काटती हैं। जब वन कटेंगे तो ये भी वन काटते हैं। वैसे एग्रीकल्चर तो अच्छी होती है, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेकार होती है, नुकसानदायक होती है पर्यावरण के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि इनमें से ऐसी कृषि बताओ, ऐसी कृषि का एक टाइप बताओ जो कि पर्यावरण का विनाश करती है, एनवायरमेंटल के लिए हानिकारक है। तो हार्मफुल है आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पेड़ों को काटती है अलग अलग स्थानों पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेपानगर में कौन सा कारखाना है? नेपानगर इन मध्य प्रदेश हैज ए विच इंडस्ट्री। तो आपको पता है जो मध्य प्रदेश है, भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन तो होता ही है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट का जो एरिया है सबसे ज़्यादा एमपी में ही है वो। और यहाँ पर जब फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अखबार का खाना, न्यूज़पेपर प्रिंट्स की स्थापना करेंगे, क्योंकि जो अखबार बनता है, जो कागज़ बनता है, उसमें हम पेड़ों की को ही यूज़ करते हैं। पॉपुलर एक पेड़ है, उसका भी यूज़ करते हैं हम। इंडस्ट्री में जो पेपर बनता है वो हम पेड़ों से ही बनाते हैं। तो अखबार का कारखाना के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो आपका नेपानगर, याद रखना। चीनी मिल सबसे ज़्यादा यूपी में मिलेंगी, लेकिन अब हम महाराष्ट्र में भी चीनी मिलों को बढ़ाने लगे हैं। भारी इंजीनियरिंग, अगर लोहा इस्पात उद्योग, वही अभी आपको बताया जाए, छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से में मिलेगा, साउथ ईस्ट वाले एरिया में मिलेगा भारत के। और नेपानगर रिपीट होता है बच्चों, आप इसको याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आप कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं कपास का। किसका यूज़ करते हैं? कपास का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फेमस कपड़े हैं वो है कॉटन, और कॉटन सबसे ज़्यादा जो अच्छी डिमांड है ये आपकी भारत के डिमांड। तो भारत के जो कॉटन है उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, और ये भारत का सबसे प्राचीन भी है। कई बार ये आता है कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बताइए, सबसे प्राचीन उद्योग बताइए। तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट जो इंडस्ट्री है वो आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज ही है। चलिए क्वेश्चन भाई आपका है, कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। विच इंडियन स्टेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस टी, मतलब चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं, असम में तो भाई सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें केरल में थोड़ा मसालों का भी किया जाता है। पश्चिमी बंगाल की तो फेमस है, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, आईजी टैग मिला हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, आपको छत्तीसगढ़ में चाय नहीं मिलेगी। असम में भी मिलती हैं, केरला में मिलती है, पश्चिमी बंगाल में भी मिलती हैं, और कर्नाटक में आपको कॉफ़ी मिलती है। चलिए भाई सभी बच्चे आंसर जरूर करते रहेंगे। जो भी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी आंसर जरूर करें, अच्छे से समझें, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करें। इसीलिए क्लास होती है, सीखने की कोशिश करें जो आपको आता है।
अच्छी चीज़ है, वो आता है। जो आपको नहीं आता है उसको आप रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो एजुकेशन है वो आपसे दूर चली जाएगी। देखिए, दोस्ती तभी तक चलती है जब तक हम बार बार फ़ोन करते हैं। आपको फ़ोन आप करते हो ना, अपने फ्रेंड्स के पास फ़ोन करेंगे, कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे, उनके बर्थडे में जाएंगे, बर्थडे गिफ्ट देंगे, तो दोस्ती बनी रहेगी। सेम ऐसे ही पढ़ाई है, आपको ज्ञान तभी तक मिलता रहेगा जब तक आप उसके टच में रहेंगे। अगर आपने एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी बुक से, अपने क्वेश्चन से, अपने टीचर से आपने रिश्ता दूर कर लिया है तो आपकी पढ़ाई भी आपसे दूर चली जाएगी। तो सिलेक्शन के लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा राइस स्मार्ट के साथ, हमारे साथ, और क्वेश्चन के साथ, अपनी बुक्स के साथ, क्योंकि तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। खेल नहीं है कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, कंपटीशन है। और आप सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही होने लगी है। तो सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी यहाँ पर है। तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, और हो जाता है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, हो जाता है सब कुछ, लेकिन लगातार आपको मेहनत करनी है। क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया? अगर मैं चावल की बात करूं, वैसे तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, इस वाले रीजन में होता है। लेकिन अंडों की टोकरी प्लस चावल का कटोरा हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश को, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का जो मैदान है उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार मैदान। जो कोस्ट है, तट है, उसका नाम है उत्तरी सरकार मैदान। उत्तरी सरकार मैदान, उत्तरी सरकार मैदान, आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तो ये भी पूछ सकते हैं किस मैदान को, भारत के किस मैदान को, किस तट को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वह आंध्र प्रदेश। और मैदान की बात करें तो उत्तरी सरकार प्लेन, उत्तरी सरकार तट या कोस्ट। जो दक्षिण भारत में मैदान है उनके भी नाम है, जैसे ओडिशा का मैदान उत्कल मैदान, यहाँ पर उत्तरी सरकार मैदान। तमिलनाडु के मैदान का नाम कोरोमंडल मैदान, केरल के मालाबार मैदान। इस तरह से जो मैदान के नाम हैं। और आपको पता है शुगर बाउल किससे कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया। बताइए कमेंट करके, इजीली मुझे आप पूरा बता सकते हैं। देखिए, 2 शुगर बाउल, शुगर बाउल ऑफ इंडिया प्लस शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। विश्व का चीनी का कटोरा, तो ये साथ भारत का चीनी का कटोरा। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए आप। चलिए, क्वेश्चन है बेटा, पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच? तो जो बहुत सारी क्रांतियां हैं, सबसे पहली क्रांति की शुरुआत हुई 1960 की सेंचुरी में, 1960 के दशक में। हमने उस क्रांति में क्या किया? हमने उस क्रांति में फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, वो सफल नहीं हुई, क्योंकि उस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसका उद्देश्य था भारत के सभी राज्यों में सभी फूड क्रॉप्स का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सभी राज्यों में नहीं वो सफल हुई, केवल 3 राज्य में हुई, यूपी, पंजाब और हरियाणा में, और केवल 2 फसलों के लिए, चावल और गेहूं के लिए, बाकी के लिए सफल नहीं हुई। क्योंकि सरकारी नीतियों के साथ साथ जो फसलों का उत्पादन है, जो कृषि है, उसको प्रभावित करने वाले फिजिकल फैक्टर भी होते हैं, क्लाइमेट होती है, सोइल होती है, ओशन लाइफ होता है, सब कुछ होता है, तो इसलिए वो अनसक्सेसफुल रही। तो जो पीली क्रांति है, फिर आई आपकी जो पीली क्रांति, ये ऑयल सीड्स, तिलहन उत्पादन के, तिल के बीज नहीं, सिर्फ तेल के बीज से रिलेटेड है। और सोना, सूरजमुखी, पोल्ट्री, इनसे भी रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूं, राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, बायोडीजल के उत्पादन से, अमृत क्रांति रिवर को जोड़ने, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। बहुत सारी क्रांति हो गई आपकी, उर्वरक क्रांति, स्वर्ण क्रांति, गोल्ड क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हो गई। अब क्या हुआ कि बहुत सारी क्रांतियों को हमने एक ही, सारी की सारी एक ही क्रांति के अंदर रख दिया, रेनबो रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुषी क्रांति। अब इंद्रधनुषी क्रांति में जितनी भी क्रांति आप पढ़ोगे, रेड, येलो, वाइट, दूध के उत्पादन से, फिश के उत्पादन से, जितनी भी क्रांतियां हैं वो आपकी किस में आ गई? रेनबो रिवॉल्यूशन में। क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत में जो कृषि है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा है आपका रेनफॉल, सबसे ज़्यादा है रेनफॉल। क्योंकि आपको पता है क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। सभी है, टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, पवन भी है, सब है, लेकिन वर्षा भी जरूर है, क्योंकि वर्षा की वजह से भारतीय कृषि को हम मानसून का जुआ बोलते हैं। पानी के बिना अधूरी है आपकी कृषि।
क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो प्यारे बच्चों, जो टाइगर रिजर्व हैं, जो नेशनल पार्क हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वहाँ से खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। और आप याद कीजिए, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम उस समय था हेली नेशनल पार्क। अब कौन सा है बताइए आप कमेंट करके, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम बदल चुका है। आप बताएंगे क्या आपने पढ़ा, क्या नाम बदला है उसका? क्वेश्चन है, भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी? तो भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो वो है आपकी देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून जो कि किसकी राजधानी है? उत्तराखंड स्टेट की राजधानी है देहरादून। वहीं पर आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल मिलेंगे, वहीं पर आपको जिम कॉर्बेट वाला नैनीताल में है आपका जिम कॉर्बेट, नैनीताल जिले में है उत्तराखंड के। यहाँ पर आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, लेकिन सिलेक्शन के बाद वहाँ पर घूमने के लिए जाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो आपको डाउट्स क्या करना है, डाउट्स को आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आपको ज्योग्राफी के वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं मैं आपको कराऊंगी, वही कंटेंट आपको पढ़ना है जो एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।